तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी पूरा टोटल सिलेबस लेकर के आ चुका हूँ। रोज पढ़ाई तो होगी, लेकिन अभी कुछ दिन बाद मतलब 2-3 दिन बाद होली है। तो होली पे जो है मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो जब होली समाप्त हो जाएगी, जब होली का त्योहार समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से जो क्लासेस होगी वह रेगुलर होगी। यह सिर्फ क्लास 12th के इंट्रोडक्शन का क्लासेस है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, फिजिक्स भी मेरे को आता है, लेकिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, पर बच्चों की डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स का क्लासेस। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12th के बच्चों के लिए जो क्लासेस है वह है, और क्या चीज़ का, तो फिजिक्स का है। फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वह स्थिर विद्युत है। स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो चैप्टर 1 का नेम स्थिर विद्युत और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, कहीं पर भी अभी आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, तो वहां पर जो फर्स्ट चैप्टर वो खत्म हो चुका होगा या फिर नहीं भी हुआ है। तो हम यहाँ पर अब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कितने अधिकतर जो बच्चे होते हैं वह अभी जनवरी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। कितना सोचते हैं कि मार्च से स्टार्ट करेंगे, बाद में करेंगे। तो उनके लिए देखो, ये सब करना ठीक नहीं है। तो वैसे मेरे हिसाब से ये सब ठीक नहीं। जितनी जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो उतना अच्छा आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब आप लोग का सिलेबस अब स्टार्ट हो रहा है, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 12th का जो फिजिक्स है उसमें टोटल लगता है 16 चैप्टर्स हैं। तो सबका रिवीजन मैं करवा दूंगा पहले। क्लासेस, ऑल क्लासेस जो है सब्जेक्टिव के सारे क्लासेस और रिवीजन प्लस सब कुछ मैं करवा दूंगा। तो चलिए पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो आप लोगों ने सामने दिख रहा होगा, स्थिर विद्युत, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन तो आप कहीं भी देख सकते हो, पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं डायरेक्ट आप लोगों को सारा सारा क्वेश्चन ये सब करवा देना चाहता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखेंगे हम लोग, वह लिखेंगे स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत। तो इसको लिखकर डैश भी दे सकते हो, या किसे कहते हैं ये भी लिख सकते हो। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा, आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर होगा इसका, यहाँ जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो जो आपका नीचे का लाइन होता है उसके बीच से स्टार्ट कीजिएगा, बीच से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ लिखिए यह फिजिक्स की, यह फिजिक्स की, यह फिजिक्स की एक शाखा है। फिजिक्स की एक शाखा है, फिजिक्स की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आवेश, जिसके अंतर्गत आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी चार्ज
आवेश यानी चार्ज है, आवेश यानी नहीं, आवेश यानी चार्ज के बारे में जिसे यह फिजिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे आवेश की परिभाषा, जैसे आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा हो गया, फिर क्या हो जाएगा, आवेश की परिभाषा के बाद हो जाएगा फिर आवेश के गुण, कॉमा देके आवेश के गुण, आवेश के गुण, अगला हो जाएगा आवेश के गुण, फिर उसके बाद हो जाएगा आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति इत्यादि, आवेश की प्रकृति इत्यादि, आवेश की प्रकृति इत्यादि। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो अस्थिर विद्युत है उसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसमें जो है आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, यह फिजिक्स की एक वैसी शाखा है, यह फिजिक्स की एक वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश यानी चार्ज के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे आवेश की परिभाषा हो गया, आवेश के गुण हो गया, आवेश की प्रकृति हो गया इत्यादि वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, फिर आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया आप सिंपल तरीके से समझिए। जिस चैप्टर के अंतर्गत हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आवेश किसे कहते हैं, आवेश के कितने गुण होते हैं, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, आवेश कैसा होता है, आवेश का आकार कैसा होता है, आवेश किस चीज में होता है, आवेश कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में जिस भी चैप्टर में अध्ययन करते हैं, मतलब जिसमें अध्ययन करते हैं उसे ही स्थिर विद्युत कहते हैं, उसे ही स्थिर विद्युत कहते हैं। इतना आप लोग जान लीजिए, उसे ही क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग सभी को समझ आ गया होगा। अब तो सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो जिनको डाउट होता है वह कमेंट में लिख दे, हम आपका डाउट पर्सनली जो सॉल्व कर देंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में है आवेश की परिभाषा दे, आवेश की परिभाषा दे। जैसे मैं लिखा रहा हूं आवेश की परिभाषा दे, वैसा ही बोर्ड में पूछेगा, इससे कुछ अलग नहीं पूछेगा। बोर्ड में मैं जैसा लिखा रहा हूं यहाँ पर उसी तरीका से बोर्ड जो है वह आपको इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश की परिभाषा दे। मैंने लिखा है तो वहां भी पूछेगा आवेश की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे, तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे, मात्रक एवं बीमा लिखे या निकाले, लिखे या निकाले।
लिखे या निकाले। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसमें होगा, मैंने आपको बोला आंसर जो है वो बीच में लिखने के लिए, आंसर्स जो है वह बीच में लिखने के लिए। तो आंसर यहाँ से, आंसर्स जो है हमारा वह हम बीच से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल कणों के ऊपर, मूल कणों के ऊपर, मूल कणों के ऊपर, मूल कणों के ऊपर उपस्थित, मूल कणों के ऊपर उपस्थित, मूल कणों के ऊपर उपस्थित घात या पावर को, घात या पावर को आवेश या चार्ज कहते हैं, आवेश या चार्ज कहते हैं। चार्ज को इंग्लिश में लिखते हैं आवेश या चार्ज कहते हैं, आवेश या चार्ज कहते हैं। इसका जो, इसको जो सूचित किया जाता है इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो अगले में लिखेंगे ऐसे करके, मतलब स्टार पॉइंट लिखेंगे, इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, 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 इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, जाता है, यह एक अदिश राशि है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगला स्टार पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, अगला स्टार पॉइंट करके, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश, यह एक अदिश राशि है। जैसा मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ वैसा लिख के आ जाना, आपको नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर्स लिखने पर सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे आप लोग। और जो फिजिक्स का जो, फिजिक्स जो होता है सबसे टफ सब्जेक्ट होता है क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन होता है? साइंस वालों के लिए सबसे टफ सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो जो यह एक अदिश राशि हो गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला आता है आवेश का, अतः आवेश इज इक्वल टू होता है, आवेश अतः आवेश इज इक्वल टू होता है, आवेश बराबर होता है धारा, धारा गुने समय, धारा गुने समय। यानी आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, अभी मैंने बताया। तो क्यू इज इक्वल टू धारा यानी एम्पियर, यानी इसको आई और ए दोनों से कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। और अब निकालेंगे हम इसका मात्रक, अब निकालेंगे मात्रक, मात्रक लिख के डैश दे दिए। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। अभी आप लोगों ने देखा Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू आई टी हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद Q इज इक्वल टू I को A और T को S यानी सेकेंड, एंगस्ट्रॉम को, धारा को एम्पियर यानी A से सूचित किया जाता है, और समय को S यानी सेकेंड से सूचित किया जाता है। यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा AS, मतलब
यहाँ एक नोट पॉइंट भी आता है, तो आप वो भी लिख लीजिएगा। AS यानी नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो कूलम होता कैसे है? तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम होता है। 1 कूलम होता है। तो यही है कि कूलम होता कहाँ से है, तो यही कारण है कि 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम होता है। आप लोग इतना तो ध्यान रखिए। फिर इसके बाद हम इसका निकालेंगे वीमा। इसके बाद इसका अगला पॉइंट होगा वीमा। इसका अगला पॉइंट वीमा। इसका अगला पॉइंट हो जाएगा वीमा। वीमा के बारे में हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? हम चूंकि Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, इतना तो पता है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I का A और टाइम का जो होता है वह T होता है, AT। या फिर इसको हम लिख सकते हैं IT भी लिख सकते हैं, IT भी लिख सकते हैं। टाइम का T होता है। आप लोग वीमा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं कभी बता दूंगा, टाइम मिलेगा तो कभी बता दूंगा। और इसको हम लोग MLT द्वारा सूचित करते हैं, ML इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है M0 L0 T और उसके बाद A, क्योंकि MLT के बाद ही A लिखाएगा। अगर जो MLT और A है तो पहले M, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद A लिखाएगा। तो यहाँ हमारा वीमा निकल चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले बार हम लोग उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस था तो बहुत कम पढ़ाया गया है। अगले क्लासेस में देखते हैं कितने बच्चे इसमें अच्छे से पढ़ते हैं, इसको अच्छे से याद करते हैं। और मैं बोलता हूँ इसको एक अलग कॉपी में नोट्स बना लीजिए इसका, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लासेस में हम लोग फिर से इसके बारे में रिवीजन कर लेंगे।